अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, यकीनन हुकूमत से सभी ये तवक्को करते हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल को ठीक रखा जाए, उसके लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। फिर इसी तरह के और भी जितने भी अवामी मसाइल हैं, अवामी इशूज़ हैं, उनको एड्रेस करते हुए उनका भी कोई ना कोई हल निकाला जाए, और ये आर्जी हल ना हो या आंखों में धूल ना झोंकी जाए, बल्कि मुस्तकिल हल होना चाहिए। मैंने आंखों में धूल झोंकने वाली बात इस वजह से की, या आर्जी हल की बात इस वजह से की, और हुकूमत से उसको इस वजह से रिलेट किया क्योंकि जिस तरह के मौजूदा हुकूमत ये कहती चली आई है कि इससे पहले जो कुछ भी होता आया था वो बस सिर्फ आवाम की आंखों में धूल ही झोंकी जाती थी, कि सब चीज़ दिखाई जाती थी कि सब अच्छे की रिपोर्ट है, जबकि सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं होती थी। और जिस तरह डॉलर को जो नीचे दिखाया जा रहा था, वो डॉलर का जो असल प्राइस थे, जो असल रेट था, उससे बहुत कम रखा जा रहा था। फिर इसी तरह दीगर और भी बहुत से ऐसे मामला थे जिसमें उस वक्त की हुकूमत ने वो सब आवाम के सामने जाहिर नहीं होने दिया कि पॉलिसीज़ किस हद तक नाकिस हैं और उसके आने वाले सालों में क्या असरात मुरतब होंगे और आवाम को किस बोझ का, किस मुश्किल का, किस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह की लाहौर की ऑरेंज ट्रेन है, उसको चलाने के लिए गवर्नमेंट को कौमी खजाने से कितने पैसे डालने पड़ते हैं उसको रनिंग में रखने के लिए। फिर इसी तरह से जो पावर प्लांट्स हैं जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं, जिसके बारे में मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि जी बड़े महंगे वो एग्रीमेंट्स हैं, मुआहदे हैं, और उसकी वजह से आज बिजली बहुत महंगी है। और फिर सर्कुलर डेट जो पहले भी मौजूद था, और उस वक्त अपोजिशन के सर्कुलर डेट का सुन के उस वक्त की अपोजिशन और आज की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ा तनकीद किया करती थी कि जी देखिए इनसे सर्कुलर डेट भी मैनेज नहीं हो रहा है। तो हुकूमत से बहुत सी अवाम को तवक्कुआत होती हैं, और हुकूमत से अवाम ये तवक्को सही लगाती है कि ये हल आप ही ने देना है, क्योंकि यही वादा करके आप वोट लेते हैं और फिर ताकत के ऐवानों में मुंतखब होकर बैठते हैं, और वहां पर आपका काम कानून साजी भी है। आज के प्रोग्राम में जहां पर हम इस हवाले से बात करेंगे, वहीं पर हम ये भी बात करेंगे कि जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, क्या उसी तरह का कुछ यहां पंजाब में भी मुतवक्के है या नहीं है। आज के प्रोग्राम में इस पर डिस्कशन का बाकायदा आगाज करने से पहले हमें लेना मुख्तसर वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वक्फे के बाद लौट के आएंगे तो मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मौजूद मेहमानों के सबसे पहले तारुफ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमजद अली खान न्याई साहब ने। न्याई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। PMLN से हमें ज्वाइन किया है सेनेटर गौस खान न्याई साहब ने। न्याई साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग ऑन द शो टुनाइट। और अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नवाब तैमूर तालपुर साहब। जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे उनको भी हम डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले अमजद अली खान न्याई साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनाब, आपकी हुकूमत के लिए यकीनन बहुत सी मुश्किलात हैं, और उसमें जो सबसे बड़ी मुश्किल अभी नज़र आ रही है वो है महंगाई की। आप इसको किस तरीके से आने वाले हफ्तों में, महीनों में आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, हैंडल करेंगे? क्या आपका लाए अमल है? कुछ सोचा हुआ है, या जब होगा तभी सोचेंगे और तभी फिर कोई फैसला करेंगे और उस पर फिर अमल भी करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपने पॉइंट उठाया है, पहली बात तो ये है कि खान साहब बखूबी जानते हैं और हमें मालूम है कि जो हमारा वो तबका जो दिहाड़ीदार है वो मुश्किल में है, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। अब हमने इससे निपटना कैसे है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि इसके लिए हम क्या सबसे पहले तो देखिए वो चीजें जो आम लोगों की इस्तेमाल में हैं, जैसे है कि वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप उनको इस लेवल तक ले आएंगे कि वो आप कंफर्टेबल जोन में है सबके लिए। मतलब वो आपने देखा होगा कि कोई वेजिटेबल्स के बारे में कंप्लेंट्स नहीं है, जैसे आलू है, प्याज है, बाकी जो सब्जियात हैं वो सस्ती मिल रही है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, कंफर्टेबल है। उसके बाद है आपकी जो है आटा है, आटे के लिए हम सब्सिडी भी दे रहे हैं, और लोगों को जो है सब्सिडाइज आटा जो है वो भी 1100 रुपए 20 केजी का जो है वो थोड़ा मिल रहा है हर जगह पे। तो उसके लिए हम दो चीजें की कि उसमें भी क्वालिटी इम्पॉर्टेंट, वो गवर्नमेंट पंजाब और गवर्नमेंट जो KPK है वो पूरी तरह उस पर अपना थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसको फोकसिंग की हुई है। अब उसके अब तीसरा है एक जो इशू आ रहा है हमें, वो है सिंध गवर्नमेंट का। सिंध गवर्नमेंट में अभी वहां पे जो है उन्होंने वहां पे अब 400 रुपए जो है। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। 400 रुपए जो है जी जी ठीक है तैमूर साहब। वो वहां पे अब ज्यादा है, वो प्रोविंस का इशू है सिंध गवर्नमेंट का। लेकिन उसके साथ साथ जो है जो फलाही हम चाह रहे हैं कि जैसे एहसास कार्ड है,
उसके बाद राशन कार्ड है, वो लोग जो जैसे मैंने कहा दहाड़ीदार है, उसको हमने उठाने के लिए उसको कंफर्टेबल जोन में लेके आने के लिए राशन कार्ड टारगेटेड सब्सिडी दी जाने की मतलब एक पूरी तैयारी कर ली है। साथ साथ हेल्थ कार्ड जो है वो पूरी तरह एक्टिवेट हो जाएगा पूरे पंजाब के अंदर। उसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर दोनों प्रोविंसेस बलूचिस्तान और सिंध जो है वो अगर इसमें ज्वाइन करती है हमें फेडरल गवर्नमेंट को, तो उसमें वो भी हमने उनको दावत तो दी है, अब ये डिपेंड करता है कि वो हमारे साथ ज्वाइन करती है कि नहीं। बाकी जी देखो आपने देखो कि लास्ट ईयर 2018 के बाद जो है आपको डॉलर ओवरऑल जो है बहुत सारी करेंसीज जो है वो नीचे आ रही है और सुखड़ी है। उसी तरह रुपए पे भी बोझ बढ़ा है, क्योंकि उसकी दो वजूहत थी। एक वजह थी कि जी अफगानिस्तान में क्योंकि अनस्टेबिलिटी आई है, तो उससे जो यहाँ से वहां जा रहा था तो उसके लिए बॉर्डर सील किया गया और कोशिश की गई। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये भी डॉलर जो है अपनी नेचुरल फ्लो पे वापस आ जाएगा। तो एक दफा जब चीज ऊपर चली जाती है, वैसे अमजद अली खान न्याई साहब, जिस तरह अगर आप फर्ज करें डॉलर नीचे भी ले आएंगे, पेट्रोल भी अब बिलफर्ज नीचे ले आएंगे, तो जो कमोडिटीज की प्राइस हमारे मुल्क में माजी में यही होता आया है कि जब एक दफा बढ़ जाती है तो फिर वो उतनी ही रहती है, वो नीचे नहीं आती। देखिए मिनासल कौम जिम्मेदारी हम सबकी है, गवर्नमेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन अपना रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करना ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन मिनासल कौम हमारी सबकी जिम्मेदारी, आपकी और मेरी दोनों की जिम्मेदारी जी। देखिए पेट्रोलियम प्राइसेस है वो आपके और मेरे बस से बाहर इंटरनेशनली जो 70% बढ़ी है। अभी गैस जो है आपने देखोगे वहाँ कितनी, अब यूरोप में, इवन यूरोप के अंदर वहाँ पे एहतजाज हो रहा है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं हम पाकिस्तान में। जैसे मैंने कहा कि अब चीनी की कीमत वापस आ रही है, अभी मतलब जैसे क्रैशिंग सीजन शुरू होगा अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत बेहतरी आएगी। किसानों को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला, 1100 पिछले ये फसलात के आने से पहले तकरीबन 1100 अरब रुपया मिला। अब तो आपकी हुकूमत जो है वो संजीदगी से इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश करिए। गौस खान साहब आपकी तरफ आते हैं, क्या आप मुतमईन हैं जो अमजद अली खान न्याई साहब ने अभी गवर्नमेंट की कोशिशें गिनवाई कि किस तरह से एक दिहाड़ीदार को, एक आम आदमी को जो पिस रहा है या जो परेशान है, और ये मानते हैं, तस्लीम करती है गवर्नमेंट, इससे इनकारी नहीं है कि उसके लिए मुश्किल है, लेकिन उसकी मुश्किल को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए जो गवर्नमेंट कर रही है, करने का इरादा रखती है, क्या आप उससे मुतमईन है? जी गौस खान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जब तक जी अमजद अली खान न्याई साहब हमारा गौस खान न्याई साहब से रब्ता बहाल होता है तो तब तक मैं आपसे गुफ्तगू जारी रखता हूँ। दूसरी तरफ आप ये भी तो मानते हैं कि देखिए एक मजदूर आदमी अपनी मजदूरी के लिए जाएगा तो वो कुछ कमाएगा, तो घर में कुछ सामान शाम में लेकर जाएगा और इस तरह से उसका घर का निज़ाम चलेगा। यहाँ पर जब अगर अमनो अमान की सूरत हाल ठीक ना हो, और जैसे कि मैंने प्रोग्राम के इब्तदाइये में भी कहा कि अमनो अमान की सूरत हाल को भी बरकरार रखना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो जब इस किस्म के कहीं कोई वाक़यात होते हैं और फिर जब मजदूर अपना मजदूरी ना कर सके, उसको काम ना मिले, तो उसकी भी परेशानी फिर मजीद बढ़ेगी। तो ये अमनो अमान की सूरत हाल को भी तो मैनेज करना हुकूमत का काम है, जिसमें हुकूमत जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, अगर हम उसके सिनेरियो में बात करें तो हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है, हमारी रिएक्टिव अप्रोच है। यानी कि हम रद्द अमल के तौर पर निकलते हैं मामले को, मसले को हल करने के लिए। पहले हम नहीं सोचते कि इस मामले को पहले काउंटर और टैकल कर लिया जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपके इल्म में है, बहुत सारी चीजें बड़ी सेंसिटिव हैं, आपके इल्म में है। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नेग्लिजेंस है या बिफोर टाइम। हर चीज जो है वो हम हर तरह से जो जो कहा गया हमने उसको मैनेज करने की पूरी तरह कोशिश की। अब देखिए ये इस्लाम, देखो आपका और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम सारे कलमा गो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, और फिर हम उस नबी की उम्मत ही हैं और हमारी ईमान है खत्म नबूवत पे। अब देखो यूरोप जो है वहाँ पे नापाक हरकत होती है, हमारे भी दिल उसी तरह धड़कते हैं, उसी तरह तकलीफ में होते हैं, हम उसी तरह मुश्किल में होते हैं जैसे कोई और है। क्या हम इंसान नहीं, क्या हम मुसलमान नहीं, ये समझने की बात है। लेकिन क्या उसके रद्द अमल में हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने मुल्क की इमलाक। ठीक है अमजद अली खान न्याई साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अप्रैल में रेजोल्यूशन आपने ही पेश की थी कौमी असेंबली में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस।
جب آپ نے یہ ریزولوشن اس وقت یہ پیش کی تھی جو کہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے حوالے یہ ذمہ داری کرنے کے بجائے زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر ہمارے نور الحق قادری صاحب جو وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور کے وہ یہ ریزولوشن پیش کرتے، اور اسی وقت ایک کوسچن بھی سامنے آیا تھا لوگوں کو کہ جی اس میں شاید گورنمنٹ سنجیدہ نہیں ہے یا کوئی اور رستہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ بلیم کم سے کم ہو، تو اس ریزولوشن کا کیا ہوا؟ دیکھیں وہ ریزولوشن پاس ہوا، اس آپ کے علم میں ہوگا، اس کے آپ کے پاس متن بھی ہوگا کہ کوئی بھی نیگوشیشن ہوگی، کوئی بھی مسائل ہوگے وہ گورنمنٹ کرے گی، اسٹیٹ کرے گی، اور اس ریزولوشن سے نیشنل اسمبلی کے اندر جو پیش ہوا وہ اسپیکر کو اختیار یہ دیا گیا کہ وہ ایک اسپیشل کمیٹی بنائے. لیکن وہاں پہ پھر مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنے سنجیدہ مسئلے کے اوپر اپوزیشن نے سوائے پولیٹیکل اسکورنگ کے علاوہ کوئی ایسا رد دیکھیں انہوں نے فوراً ہی جب ایک ریزولوشن آ گیا اس کے اوپر صرف انہوں نے پوائنٹ اسکورنگ ہی کی، اس کے لیے انہوں نے کوئی اس میں پارٹیسپیشن نہیں کی. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیا جاتا اور جو ہے وہ پارلیمنٹ ساورن ہے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. لیکن افسوس بات ہے کہ وہ میٹھا میٹھا ہاف پاور کڑوا کڑوا تو اسپیشل کمیٹی بن گئی، اسپیشل کمیٹی بن گئی تھی. اسپیشل کمیٹی جناب جب ریزولوشن پاس ہو گئی تو یہ اسپیکر کو اختیار چلا گیا. اسپیکر صاحب نے لیٹر لکھ دیا تمام پارلیمانی لیڈرز کو کہ آپ اپنے آنریبل ممبران کے نام دیں تاکہ ہم ان کے نامینیٹ کریں. لیکن افسوسناک بات ہے کہ وہ کس کے پریشر میں تھے کہ وہ اس کمیٹی کا حصہ ہی نہیں بننا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے، دیکھیں اتنی اہم دیکھو پوری گورنمنٹ نے سپورٹ کیا اس ریزولوشن کو، اس قرارداد کو سپورٹ کیا. کیا انہوں نے کوئی دیکھیں اس کو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی پوری بیک اپ تھی. یہ نہیں تھا کہ میں ایز اے اپوزیشن نے، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا کہ اپوزیشن نے ساتھ نہیں دیا اور لہٰذا وہ پھر اسپیشل کمیٹی بن ہی نہیں سکی حالانکہ اس کے اوپر وہ مست ہے. ٹھیک، غوث خان نیائی صاحب، یہ امجد علی خان، لیکن میں آپ کو مکمل تھوڑی کر وہ ریزولوشن ابھی بھی قائم اور دائم ہے. اسپیکر صاحب کا لیٹر پڑا ہے. اب ذمہ داری اپوزیشن پہ کہ وہ اس نہایت ہی حساس مسئلے کے اوپر قوم کے اندر جو انتشار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک، پوائنٹ ٹیکن سر، پوائنٹ ٹیکن. اور آپ نے یہ بڑا آج یہ کلیئر کر دیا معاملہ کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اور چونکہ آپ نے ریزولوشن پیش کی تھی تو یو دا موسٹ اپروپریٹ پرسن ٹو ریسپونڈ ٹو اٹ. غوث خان نیائی صاحب، مہنگائی کی طرف پہلے آتے ہیں کہ جو یہ ساری سچویشن چل رہی ہے اس پہ امجد علی خان نیائی صاحب نے کچھ گورنمنٹ کی جو کوششیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتایا کہ آنے والے دنوں میں کیا حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ ایک عام آدمی کو، ایک دہاڑی دار کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے. کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امجد علی صاحب میرے گرامی بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، نظریاتی اختلاف ان سے ہے، لیکن جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے وہ اس پہ جو باقی چیز فیکٹرز بھی ہیں، مین مسئلہ جو ہے وہ گورننس کا. کب تک عثمان بزار بیٹھے ہیں آپ یہ سوچنا بھی آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ مہنگائی کم ہوگی، کبھی کم نہیں ہوگی. 3-3.5 سال میں اگر یہ بڑھی ہے تو اور بڑھے گی. اصل چیز گورننس ہے. مہنگائی کا عثمان بزدار صاحب سے کیا تعلق ہے؟ مہنگائی والے فیصلے تو سارے وفاق میں ہو رہے ہیں. نہیں، وہاں بھی ہو رہا ہے کہ پنجاب پرائز کنٹرول کمیٹی تو ان کے اندر آتی ہے نا، یہ بیوروکریسی کو استعمال کر کے خود کو. تو پھر اس طرح تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سندھ میں اگر مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے تو وہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. کسی حد تک تو ان کا بنتا ہے نا. پرائز کنٹرول کمیٹی کے ذریعے تو کر سکتے ہیں. پرائز کنٹرول کمیٹی جو ریٹ ہے جتنا ہونا چاہیے وہ تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا. کسی حد تک ہم پیٹرول گیس وغیرہ وہ تو ایک نیچرل چیز ہے، وہ تو وفاقی ہے. لیکن جو ضرورت اشیاء کی، جو ضرورت روزمرہ کی اشیاء کی چیزیں ہیں وہ تو پنجاب گورنمنٹ کرتی ہے نا. اور وہ پھر پنجاب گورنمنٹ کیوں نہیں کر رہی؟ اس کو چاہیے کرے. ابھی یہ مجد علی خان صاحب فرما رہے تھے کہ سبزیاں سستی ہیں، ایسی سستی ہیں، کوئی سستی نہیں ہے. یہ گندم انہوں نے خود کہا تھا کہ جی بیمپر کراپ ہوئی اور بہت ہی تاریخ 78 سال میں پہلی دفعہ ایسی اچھی فصل ہوئی ہے، تو آٹا کیوں اتنا مہنگا ہو گیا؟ دیکھو ہاتھوں میں تو گزارا ہو جاتا ہے، تو ایک بھائی چارہ ہوتا ہے، وہاں تو کوئی بھوکا شاید نہ مرے، لیکن شہر میں جو جس کی روزانہ کی دہاڑی 700-800 روپے ہے اس کے لیے بچاروں اس کے لیے سوچنا چاہیے. وہ
तो एक चीज एक जिद पे अड़े हैं कि जी नहीं उस्मान बुज़ार ही डिलीवर करेगा, तो 3-3.5 साल नहीं कर सका, उसने ठीक है आगे क्या कर। गौसन नहीं साहब, ये तो चलें क्लियर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि जी आपके नुक्ता नज़र के मुताबिक कि पंजाब गवर्नमेंट को अपना प्राइस कंट्रोल के मामले को देखना है, जबकि मेरी नाकिस राय के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि विफाक से फैसले होते हैं तो फिर सूबे के लिए मुश्किल हो जाता है। फ्यूल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन को प्राइस कंट्रोल वाले कैसे मैनेज करेंगे, और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी और चीज़ें जो हैं वो अशिया पहुंचेंगी, महंगी पहुंचेंगी, तो फिर आगे महंगी बिकेंगी भी। दूसरी तरफ जो एक और अहम इशू है जिस पर अमजद अली खान नियाजी साहब ने कहा कि वो रेजोल्यूशन जो अप्रैल में पेश किया गया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद स्पेशल कमेटी बननी थी, और स्पेशल कमेटी स्पीकर ने तमाम जो पार्लियामानी लीडर्स थे उनको खतूत लिखे गए कि आप अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आप रिप्रेजेंटेटिव्स का बताएं कि कौन कौन उस कमेटी का हिस्सा होगा। उसका चूंकि कोई जवाब भी नहीं आया, किसी को नॉमिनेट ही नहीं किया गया, और नॉमिनेट नहीं किया गया तो स्पेशल कमेटी बनी नहीं, और वो स्पेशल कमेटी बनी नहीं तो वो जो रेजोल्यूशन पेश हुआ था जिसने उस वक्त के मसले को, अप्रैल के मसले को सुलझाया था, सॉर्ट आउट किया था, वो आज एक बार फिर हमें देखने को मिल रहा है, जिसके नतीजे में लोग परेशान हैं और अपनी अपने इलाकों में कोई किस तरह की परेशानी को फेस कर रहे हैं, और हर किसी के जहन में एक सवाल है कि पता नहीं क्या होने वाला है। अब देखें जी, ये जो है वायसराय की तरह एक ऑर्डर पास करते हैं कि फलां फलां बंदे भेज दो, ठीक है। इस कमेटी का मकसद ये होता है कि तमाम जो है तमाम मेंबरान को ड्यू रिस्पेक्ट की जाए और फिर वहां बैठ के फैसले किए जाएं, और एक माहौल बनाया जाए, इसमें टेंशन का माहौल ना हो, अपोजिशन को रिस्पेक्ट दी जाए, इज्जत दी जाए, उनकी राय सुनी जाए, बजाय इसके कि उनके ऊपर फैसला ठोसा जाए। अगर स्पेशल कमेटी में हम अपोजिशन ने बंदे नहीं भेजे तो क्या स्पीकर ने उनको फॉलोअप किया कि भाई आपने क्यों नहीं बंदे भेज रहे? ठीक, यहीं पर जरा मैं अमजद अली खान न्याय साहब से पूछ लेता हूं। अमजद अली खान न्याय साहब, क्या स्पीकर साहब ने इस पर फॉलो अप किया? बिल्कुल, स्पीकर साहब, देखो स्पीकर साहब की जिम्मेदारी है, और स्पीकर एक जिम्मेदार कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। असद कैसर साहब ने सबको ऑन बोर्ड लिया, ये आप जिम्मेदारी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिम्मेदारी थी। देखिए, इतने हिसास मामलात के ऊपर भी अगर हमने कौम को डी ट्रैक करना है, और सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है, और मुल्क और कौम अगर इंतशार में होगा, कौम के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा, तो ये कौन सी खिदमत कर रहे हैं? ठीक, आज मतलब मुझे बताएं, ये जो धरने दे रहे हैं, कभी इधर धरना, कभी उधर धरना, कभी इधर पंगा, कभी इधर पंगा, क्या इन्होंने, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि फॉलो अप हुआ था स्पीकर साहब की तरफ से? बिल्कुल हुआ जी, था। अमजद अली खान न्याय साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी। गौसे न्याय साहब, अमजद अली खान न्याय साहब का ये कहना है कि फॉलो अप हुआ था असद कैसर साहब, स्पीकर साहब की तरफ से? नहीं, ऐसा देखो एक माहौल होता है, फॉलो की बंदी भेज दी कि आप फॉलो अप ऐसे हो जाता है, इस तरह होता है कि अगर मतलब शहबाज शरीफ साहब हैं, पार्टी मुस्लिम यूनियन को हेड करते हैं, वो अपोजिशन लीडर हैं, क्या स्पीकर साहब ने शहबाज शरीफ को फोन किया कि भाई शहबाज साहब आप नाम क्यों नहीं भेज रहे? मेरे ख्याल अगर में फॉलो अप किया तो फॉलो अप में तो अगर फोन क्या करना है, मेरे ख्याल में लिखा जाता है, तरीकाकार तो यही है। असल में जब भी अपोजिशन ने दामन का हाथ जी, तो हमारी कमजोर जी जी, इन्होंने हमारी इस चीज को कि स्पीकर साहब ने बाकायदा स्पेशल मैसेंजर के जरिए सबको लेटर्स भी लिखे थे, और आपके तमाम टीवी चैनल्स में, तमाम मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया था, उस लेटर को। ठीक, अगर आप उस वक्त निकाल लें बेशक जी गौसा नहीं साहब, क्योंकि और अच्छा आपके इल्म में होगा, मैंने खुद टॉक किए उसके ऊपर, मेरे पे बहुत सवालात हुए, मतलब काउंटर, वो जैसे कहते हैं ना, काउंटर अटैक भी हुआ, बहुत सारी उसमें सियासत की गई। हम बारहा इनको कहते रहे कि खुदारा कौम मुश्किल में पड़ेगी, आप इस मसले को मतलब इसको किसी साइड पे लगाएं। देखिए, हमने अपनी जो हमारी कमिटमेंट थी, हमारी कमिटमेंट हमने पूरी की जी। गौस खान न्याय साहब जी, मैं तो वही कहूंगा कि ये स्पीकर साहब और वज़ीर आज़म इमरान खान का ये फर्ज बनता है कि वो असम्बली के माहौल को ठीक करें। हुकूमत चलाना उनका काम है। हमेशा हुकूमत बैक फुटिंग पे जाती है, अपोजिशन अग्रेसिव होती है, लेकिन यहाँ अपोजिशन जो है वो बेचारी बैक फुटिंग पे है। वो अपोजिशन चाहती है कि चाहे लूला लंगड़ा सिस्टम चल रहा है, सिस्टम को चलना चाहिए, कोई और कुव्वत ना आ जाए। इससे इस चीज को ये लोग हमारी कमजोरी समझते हैं। हमने जब भी इनसे तामर का हाथ बढ़ाया तो उन्होंने कहा कि जी
ये तो एनआरओ मांगते हैं और ऐसी चीज बातें नहीं, करते लेकिन हैं। इस मामले में तो बताइए ना कि जब फॉलो अप्स हुए हैं स्पीकर साहब की तरफ से, खतूत लिखे भी गए हैं, तो फिर उस पर जवाब क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं उस कमेटी का हिस्सा बने? अगर कमेटी का हिस्सा बनते तो फिर ये मामला पहले ही हल हो जाता। ये साहब बात ये है कि ये क्या तरीका, मैसेंजर के लिए लेटर लिख दिया, भाई फोन क्यों नहीं करते? अगर वो नहीं भेजे तो खुद क्यों जा रहे स्पीकर साहब अपोजिशन लीडर के पास? मेरे इल्म क्या के मुताबिक हाउस और स्पीकर साहब की तमाम के साथ गुफ्तगू हुई थी। जी जी, गौस खान न्याई साहब। मेरे ख्याल में है, आप चेक कर लें गौस भाई, आप मेरे लेकिन देखिए आप मेरे एंड लिए रिजल्ट तो WhatsApp यही करें। लिखना है ना गौसा नहीं सब, एंड रिजल्ट तो फिर यही निकला है कि ये मामला वैसे का वैसा वहीं का वहीं है, जिसके नतीजे में ये फिर कल से जो मामला चल रहा है ये हो रहा है। और उसकी वजह यही है कि उस वक्त अब ये सियासी सारे मामलात हैं, तो हम तो आपसे ही सबसे एक्सपेक्ट करते हैं ना कि जो भी कोई मामला है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, हल होना चाहिए, हर कोई उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। एक नेशनल इशू है, अमन अमान की सूरत हाल जो कंट्रोल रहे, ना कि ये कि जैसे कि अभी अमजद खान न्याई साहब कह रहे हैं कि जी हमने भेजा और आप कह रहे हैं कि जी हमें नहीं मौसूल हुआ, या आपने कहा जी कॉल नहीं आई, और उस पर भी अमजद खान न्याई साहब का कहना है कि जी बाकायदा गुफ्तगू भी हुई, लेकिन फिर भी मसला वहीं का वहीं है। हम जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो बात करेंगे बलूचिस्तान के सीएम जाम कमाल साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, क्या कुछ वैसा ही पंजाब में भी मुतवक्की है? इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं तैमूर साहब। वक्फे के बाद, जैसे कि वक्फे पे जाते हुए मैंने कहा था कि लौट के आएंगे तो हम बात करेंगे कि क्या जो सीएम बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, तो क्या कुछ वैसा ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इरादा रखती है कि पंजाब में भी उन्हीं लाइन्स पे पीएमएलएन के साथ मिलकर तहरीक अदम एतमाद लाई जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमने तो बड़ा अरसा पहले ये ऑफर दी थी नून लीग को। मेरे ख्याल से अब शायद हमारी बात पे वो कुछ सोच विचार कर रहे हैं, पर तब हालात अभी से बेहतर थे। दैट वाज एक्चुअली द राइट टाइम टू स्ट्राइक, जब हमारे दोस्त खुद चाहते थे पंजाब असेंबली में बैठे हुए कि इस नालायक करप्ट हुकूमत से हमारी जान छूटे। और मैं समझता हूँ अभी भी हमारी तरफ से ग्रीन सिग्नल ही है। मुझे नहीं पता कि पंजाब में उन्होंने वर्किंग शुरू की है या नहीं की है, आपकी तो वर्किंग उस वक्त मुकम्मल थी, और आई बिलीव यूसुफ रजा गिलानी साहब उस वक्त इस टास्क पे थे और वही मुलाकातें भी कर रहे थे। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया, वो भी थे और कुछ और भी दोस्त उनके साथ उन्हें की पूछ तो निकला काम हो तो मेरे ख्याल से कहीं भी सुस्ती नहीं करनी चाहिए। और सेकेंडली, आपको अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, जब भी बलूचिस्तान में चेंज आया है ना, तो वो पूरे पाकिस्तान में चेंज आया है। फिर बलूचिस्तान से दूसरे सूबे में, दूसरे से तीसरे सूबे में। ठीक, गौस खान साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। आपकी जमात क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कुछ ऐसा मुश्तरका करना चाहती है, या आप समझते हैं कि जी ये भी हुकूमत जिन मसाइल में घिरी हुई है इस वक्त, अगर इंतखाबात होते हैं तो पॉलिटिकली देखते हुए और उसका एक फ्यूचर को लेकर चलते हुए आप ये समझते हैं कि अभी हमारे लिए वक्त नहीं आने का, और इसी वजह से आपने शायद पहले भी स्पेस दिया और आगे भी आप स्पेस देने का इरादा रखते हैं? क्योंकि जब पहले ये स्पेस दिया गया तो आपकी पार्टी पर यह इल्जाम लगा था कि सेनेट के इलेक्शंस में पंजाब में सेटिंग हो गई है पीएमएलएन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसकी वजह से पीएमएलएन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ऑफर थी और जो कोशिश थी उस पर तवज्जो नहीं दी, और ये मामला सेटल कर लिया सेनेटर्स का, और हुकूमत पंजाब में चलती रही। नहीं, ऐसी बात नहीं थी उसमें। पहले तो मैं उस सेनेट के हवाले से क्लियर कर दूं कि सेनेट में जब इलेक्शन हुए थे तो एक बीजवार जो पीपल्स पार्टी वाला था उन्होंने खुद विथड्रा कर लिया था। तो ये सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ था। मुस्लिम लीग आप उसमें पीपल्स पार्टी थी और मुस्लिम लीग नून के धारे जो है बिला मुकाबला हो जाएं, और ताकि फिर हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जा सके। इसमें सिर्फ हमारी पीडीए के साथ हमारी कैसे सेटिंग हो सकती है? हमारी तो पता सेटिंग पार्टी और मुस्लिम लीग काफ से हुई थी कि इस तरह पीपल्स पार्टी कर ले तो ये सारा बिला मुकाबला। तो अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग ना हो और पैसों का लेन देन ना हो और खरीदो फरोख्त ना हो और सेनेटर्स अपनी कीमतें अगर ना लगाएं, तो फिर ये डिप्टी चेयरमैन सेनेट और चेयरमैन सेनेट पे भी कुछ आपने ऐसे ही किया था या वहां नहीं किया था? वहां तो देखो वोट आए हो तो पीपल्स पार्टी वालों के मुस्तरद हुए या जिसको वैट करार दिए गए, तो पीपल्स पार्टी वाले जवाब दे सकते हैं कि उनके कोई अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि नहीं। हमारी तरफ से तो ना हमारे तो यकीन दहानी कल के कराई गई कि हमने तो पूरे भी वोट थे यूसुफ रजा गिलानी को दिए थे, और असेंबली में जब इलेक्शन हो रहे तब भी दिए थे, और जब सेनेट पे चेयरमैन इलेक्शन हो रहे तब भी हमने दिए। इसमें ना पीपल्स पार्टी ने आज तक हम पे इल्जाम नहीं लगाया
और ना हकीकत है। हमने पूरी दयानतदारी से एक साथ किया। ठीक, और आपको लगता है कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद बलूचिस्तान में कामयाब हो जाती है जाम कमाल साहब के खिलाफ, तो उसका असर जो है वो विफाक में भी आ सकता है? देखो जी, वो दोनों अलहदा चीजें हैं। उधर भी वो कामयाब होते नहीं होते अलहदा बात है, लेकिन हम तो जो हमारा पहले मैं पंजाब लेवल की बात करूंगा कि हमने पीपल्स पार्टी उस वक्त भी कहा था कि आप हमें नंबर गेम पूरे करके दें। देखो, उसने कहा था कि आपकी 6 मेंबर है पीपल्स पार्टी के पास, हमारे हैं 154 या 55 है, तो 160 100 बन गए। अब देखो, तो अदम एतमाद करिए 186 चाहिए। हमें जरा ये शो करते ना कि 25 जो मेंबर हैं, जो 60 हैं, वो कैसे पूरे करेंगे। क्या आपको सब ये आप मान गई है, या जहांगीर ग्रुप जो था वो इस बात पे तैयार है? इनके पास वो यकीन यानी ये नहीं करा सके, इसलिए हमने इनका साथ के इन्होंने खुद मूव करते तो हम शायद साथ भी हो जाते। इन्होंने भी आगे स्टेप डाउन, यानी कि आपको वो सारा मामला तैयार करके वो आपके सामने आपकी प्लेट में रख दें, आपको खुद से कुछ ना करना पड़े। हमारा ये वर्जन था कि अगर नाकाम होते हैं तो फिर उल्टा ये मजबूत हो जाएंगे और उनको बात करने का मौका मिल जाएगा, तो बजाय फायदे के नुकसान होगा अगर नंबर गेम हमारा पूरा नहीं है। देखो, सेनेट के इलेक्शन में हम अक्सरियत में थे, हमारी अक्सरियत को अक्सरियत में बदल दिया गया कि पहले एतमाद हो थी, सेनेट चेयरमैन था, उस वक्त भी यही हुआ था। तो ये चीजें हैं जिसपे अगर पीपल्स से मैं यकीन दहानी कराए कि ये चीजें वो ऐसे नहीं होगी, तो शायद हम उसके लिए तैयार हैं अदम एतमाद के लिए। ठीक, अमजद अली खान न्याई साहब, आपको लगता है कि गवर्नमेंट को अपोजिशन से कोई खतरा है इस मौजूदा सूरत हाल में, कंसिडरिंग के जो बलूचिस्तान में अभी सिचुएशन चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट को ऐसा कोई खतरा नहीं है और इंशाल्लाह चीजें स्टेबल हो जाएंगी। जो मुझे लग रहा है बलूचिस्तान में भी, वहाँ मुझे अभी ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि जहाँ पे हम कहें कि इंतहाई वर्स्ट होगी। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने एक जमहूरी तरीका इस्तेमाल किया है, मे भी उनकी सेटिंग हो जाए। अभी 3 दिन है यहाँ पे, हमको पता है फ्रांस भी 5 मिनट के उस पे हार गया था, तो चीजें सेटल होने में। तो अगर आपको अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है तो आपको कहीं और से कोई खतरा है? किसी से कोई खतरा नहीं। देखिए, सबसे बड़ा जो इस मुल्क का मसला है, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है कि जब आप मुल्क के ऊपर इतने कर्जे लाद के मुल्क से भाग जाएं और मुल्क को मुश्किल में डाल दें, और फिर आप जो है वो उसके हमदर्द भी बने फिरे, तो ये वो लोग हैं जो सिर्फ मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं। इनका और कोई एजेंडा नहीं है। मुझे बताएं कि जब आप 2018 में जितने भी आपके रिजर्व थे, वो क्यों आपने कंज्यूम कर दिए इलेक्शन के लिए? ठीक, तो जो नून लीग की गवर्नमेंट है, या मुझे बता दें जो हमारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, ये अपने अपने सूबों में ये कितने अरसा ये हुकूमतें की हैं, फेडरल गवर्नमेंट में की है, अपोजिशन में चलो अब आए, इससे पहले अभी एक प्रोविंस में तो पीपल्स पार्टी की में। ठीक, मुझे बताएं कि कोई इदारे ऐसे जो आज स्टेबल छोड़ गए हो, ये इकोनॉमी आज स्टेबल छोड़ गए हो। बिल्कुल सही। आज अमजद अली खान न्याई साहब, मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना, मैं चाह रहा था कि जाते जाते तैमूर तारपुर साहब ने हमें जरा देर से ज्वाइन किया था। लास्ट कॉमेंट फ्री व्यू तैमूर साहब, फिर उसके बाद प्रोग्राम को मुझे रैप अप करने जी। देखिए जी, आपने जो बात की कि क्या खतरा है पीटीआई की हुकूमत को, तो दूसरों से तो खतरा है जरूर पीटीआई को, पर जो अपने आप से जिनका इनको खतरा है, अपने मेंबर से, पंजाब में इनका क्या हालात है, बुजदार साहब से कोई बनता नहीं है, बलूचिस्तान में तो आपके सामने आ गया जो कुछ अरसे में पंजाब में आने वो वाला तो कह रहे है। हैं वहां पे वो भी कह रहे हैं वो कामयाब नहीं होंगे, कंटिन्यू करेंगे सीएम बलूचिस्तान जाम कमाल साहब। देखिए, मेरे ख्याल से एथिकली जो है ना, जो मॉरल्स और एथिक्स कहता है, उसमें अगर आपके खिलाफ 33 बल्कि 34 आखिर में हो गए थे मेंबर्स आ गए हैं, तो आपको वैसे ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपकी कोई मॉरल स्टैंडिंग्स नहीं बचती अब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान कैरी ऑन करने के लिए। तो ये बहुत गलती कर रहे हैं जो मेंबर्स आए थे। अगर वही मेंबर फिर से खड़े होते तो इनकी हुकूमत खत्म होगी। तो राइट नाउ इट इज जस्ट टाइम वी आर सिटिंग इन वेटिंग के कब जाके ठीक है तैमूर जाम साहब, I've got to की तब्दीली आएगी। जी मुझे प्रोग्राम को जी क्लोज करना है। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अमजद अली खान न्याई साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। गौस खान न्याई साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। स्पेशल क्रिकेट का प्रोग्राम कल हम आपके लिए पेश करेंगे 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। हमारा साथ जरूर दीजिएगा। मुझे अली मुमताज को आज के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।